नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं स्वदेश खबर। मैं हूं आपके साथ प्रशांत पांडे। हो जाइए तैयार, अगले आधे घंटे आपके स्क्रीन पर हम लेकर आएंगे इस वक्त की बड़ी और अहम खबरें, चाहे वो बाजार से जुड़ी हों, राजनीति से जुड़ी हों, आपकी जेब से जुड़ी हों यानी कंज्यूमर से जुड़ी हुई हों, या सरकार का कोई अहम फैसला। और इसके अलावा कुछ सेक्टर स्पेसिफिक भी एक्शन होगा तो वो भी हम आपको बताएंगे। चलिए, सबसे पहले बात जिसकी चर्चा चारों ओर है, बड़ा प्रश्न, महाराष्ट्र का अगला सीएम कौन। इस सवाल से महज कुछ घंटों में पर्दा माफ कीजिएगा हट सकता है। महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे राज्य के दोनों डिप्टी सीएम देवेंद्र फडणवीस और अजीत पवार के साथ जाकर राज्यपाल को अपना इस्तीफा सौंप चुके हैं। विधानसभा का कार्यकाल आज तक ही है। ऐसे में राज्य में राष्ट्रपति शासन लगने से बचने के लिए सीएम के नाम का ऐलान जरूरी है। फिलहाल के लिए शिंदे ही कार्यवाहक सीएम रहेंगे। शिंदे के इस्तीफे के बाद बीजेपी की बैठक बुलाई गई है। वहीं खबरों के मुताबिक शिंदे, फडणवीस और अजीत पवार प्रेस कॉन्फ्रेंस कर सकते हैं। खबर पर पूरी जानकारी लेते हैं मेरे सहयोगी नीलेश शुक्ला से। नीलेश, सबसे बड़ा प्रश्न, मुख्यमंत्री आखिर कौन? बताइए, अब तक की डेवलपमेंट क्या कहती है? जी देखिए, महाराष्ट्र में चुनावी नतीजे सामने आने के 3 दिन बीत चुके हैं, लेकिन इसके बावजूद जो राजनीतिक सरगर्मियां हैं वो लगातार बरकरार हैं। जो कंफ्यूजन है वो लगातार बरकरार है, और कंफ्यूजन सीटों के आंकड़े को लेकर नहीं बल्कि मुख्यमंत्री के चेहरे को लेकर लगातार बना हुआ है। लगातार जानकारियां सामने आ रही है कि कैसे एकनाथ शिंदे हो या देवेंद्र फडणवीस हो, जो फिलहाल मौजूदा डीसीएम हैं, वो उनके नामों को लेकर दोनों ही तरफ के जो गुट के नेता है या कार्यकर्ता है, समर्थक हैं, वो उन्हें सीएम के रूप में देखने में उत्सुक है, व्याकुल है, और उनके नाम की चर्चाएं भी लगातार आगे बढ़ती नजर आ रही हैं। लेकिन क्या यही दो चेहरे हैं जो आने वाले दिनों में मुख्यमंत्री का कार्यभार संभालेंगे? इस पर लगातार सस्पेंस बना हुआ है। ऐसा इसलिए क्योंकि आज महाराष्ट्र की असेंबली का आखिरी दिन था, और ऐसे में मुख्यमंत्री और दोनों ही उप मुख्यमंत्री ने अपना इस्तीफा जो है वो राज्य के राज्यपाल को सौंपा, और आज एक बार फिर सीएम को बतौर एक केयर टेकर सीएम के रूप में उन्हें एक बार फिर से अपॉइंट किया गया। आने वाले कुछ दिनों तक एकनाथ शिंदे केयर टेकर सीएम बरकरार रहेंगे, लेकिन क्या ये जो उनका पद है यानी कि सीएम का पद है वो आने वाले 5 सालों तक इसी तरीके से बरकरार रहेगा? इस पर थोड़ा सा संशय नजर आता है, क्योंकि इस रेस में सिर्फ एकनाथ शिंदे ही नहीं बल्कि 3 नेता हैं, और तीनों ही आला नेता है महाराष्ट्र राजनीति में। अजीत पवार हो, देवेंद्र फडणवीस हो, और खुद एकनाथ शिंदे। अब जानकारी ये भी आ रही है कि बीजेपी का जो केंद्र नेतृत्व है वो चाहता है कि महाराष्ट्र राज्य में जो मुख्यमंत्री हो उसकी गद्दी बीजेपी को ही मिले, क्योंकि उसके पास सबसे अधिक नंबर है, यानी कि जो सीटों का आंकड़ा है वो सबसे अधिक है। हालांकि शिंदे फैक्शन ये चाहता है कि उनके सीएम के चेहरे को ही दोहराया जाए, क्योंकि ये जो पूरा चुनाव लड़ा गया था असेंबली इलेक्शन, वो एकनाथ शिंदे को आगे कर लड़ा गया था। ऐसे में जो चुनावी परिणाम है, नतीजे हैं, उसकी पूरी जिम्मेदारी एकनाथ शिंदे को ही जाती है। उसकी सफलता की जिम्मेदारी एकनाथ शिंदे को जाती है। इसके अलावा और भी कई फैक्टर हैं जिस पर आने वाले दिनों में, आगामी चुनावों में इस सरकार को यानी महायुति अलायंस को फायदा मिल सकता है। अब इसमें से एक फैक्टर है कि एकनाथ शिंदे को मराठा और ओबीसी दोनों ही कम्युनिटी का जो समर्थन है वो प्राप्त लगातार होता रहा है। इसके साथ एकनाथ शिंदे की जो योजनाएं रही हैं, यानी कि लाडली की बहन योजना जो रही है, वो एक प्रमुख कारण माना जा रहा है इस पूरे मैजिक नंबर के पीछे। इसके साथ जो म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन के इलेक्शंस होने हैं महानगर पालिकाओं के, उसमें शिवसेना का लगातार बीते कई वर्षों से जो इतिहास है वो उनमें शिवसेना मौजूद रही है। ऐसे में अगर कोई एक्सपेरिमेंटेशन किया जाता है तो इसका जो कहें कि खामियाजा है वो इस तरीके के म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन में भी उसका असर देखने मिल सकता है। हालांकि क्या यही पैरामीटर्स हैं जिसके आधार पर मीटिंगें हो रही हैं या चर्चाएं हो रही हैं? क्योंकि सूत्र ये भी जानकारी दे रहे हैं कि जो आला कमान है वो चाहता है कि बीजेपी का लीडर बने, लेकिन क्या वो देवेंद्र फडणवीस होंगे? इस पर जो पूरा पेच है वो बीजेपी की तरफ से फंसा हुआ है, और यही प्रमुख कारण है कि अब तक सीटों के नंबर होने के बावजूद भी जो सीएम फेस है, जो सीएम कैंडिडेट है, वो डिक्लेयर नहीं हो सका है। हालांकि जो नेतागण हैं वो लगातार यही बयानबाजी कर रहे हैं कि आने वाले 2 से 3 दिनों में जो स्वेरिंग इन सेरेमनी है, शपथ ग्रहण है, वो जरूर देखने मिल सकता है। यानी कि जो लंबा इंतजार महाराष्ट्र के वोटर्स कर रहे हैं, महाराष्ट्र की जनता कर रही है, उन्हें बड़ी ही जल्द उनका मुख्यमंत्री मिल सकता है।
शुक्रिया करेंगे नीलेश इस विस्तृत जानकारी के लिए। तो अभी भी जो सस्पेंस है वो बरकरार है। हालांकि हर धड़े का अपना अपना दावा है और उसके अपने समीकरण और दावों के अलग। अब देखना होगा कि आखिर क्या फैसला सामने आता है। लेकिन सीएम पद के ऐलान में हो रही देरी को लेकर जहां शिवसेना उद्धव गुट के नेता सवाल उठा रहे हैं, वहीं शिवसेना और बीजेपी ऑल इज वेल की बात कह रही है। मुझे लगता है उस विषय पर मुझे ज्यादा बोलने की आवश्यकता नहीं। उनकी सरकार आई है, उनको जो करना है वो करें, उसमें मुझे कोई टिक्का टिप्पणी या बात करने की जरूरत नहीं। जनता ने अगर उनको चुनकर दिया है तो वो आपस में देख लेंगे, उसमें हम अपना वक्त जाया नहीं करना चाहते हैं। कोई महायुति में विवाद नहीं है, सिर्फ इतना है कि हर पार्टी का कार्यकर्ता, भले वो शिवसेना का रहो, बीजेपी का रहो या एनसीपी का रहो, वो ऐसे लोग चाहते हैं कि अपना पार्टी का मुख्यमंत्री बने। और आज की जो राजकीय परिस्थिति अगर आप देखते हो तो इसमें आने वाला कॉर्पोरेशन के चुनाव है, एकनाथ शिंदे साहब का चेहरा है, ये सब चीज़ें मायने रखती हैं। तो ये डिसीजन लेना वरिष्ठ नेताओं को भी थोड़ा सा लगता है कि क्या करना चाहिए, तो उसके लिए ये टाइम लग रहा है। और मुझे लगता है आज शाम तक इसका टाइम निकल जाएगा। आज शाम तक उनका नाम का चयन हो जाएगा, घोषणा की जाएगी और जिसका भी नाम लिया जाएगा वो मुख्यमंत्री पद की शपथ लेगा और हम सब उस दिन हमारी दिवाली मनाएंगे। तो ये है फिलहाल सियासी गणित। सबके अपने अपने दावे, बयान और रिएक्शन सामने आ रहे हैं, लेकिन पर्दा उठने पर क्या तस्वीर होगी ये देखना बाकी है। इधर महाराष्ट्र में नई सरकार के गठन के बाद मुंबई का जो इंफ्रास्ट्रक्चर का काम है उसमें और रफ्तार आएगी। एमएमआरसी के एमडी ने हमसे खास बातचीत में कहा कि कनेक्टिविटी और मूवमेंट को बढ़ाने पर खासा फोकस रहेगा। उनसे बात की हमारी सहयोगी आस्था चोपड़ा ने। इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट जो कि एक बहुत ही मेन टॉपिक है मुंबई का, सबसे पहले हम आपसे बात करना चाहेंगे, अभी अभी इलेक्शंस खत्म हुए हैं, लोग क्या एक्सपेक्ट कर सकते हैं प्रोजेक्ट से और एमएमआरसी से कि उनके आगे सुविधाओं के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी होगा? आप जानते हैं कि पिछली सरकार ने भी जो भी इंफ्रास्ट्रक्चर में एक थ्रस्ट दिया था और नए प्रोजेक्ट शुरू किए थे, वो हाल ही में काफ़ी सारे प्रोजेक्ट कंप्लीट हो चुके हैं। जैसे मुंबई कोस्टल रोड साउथ है, वो रिसेंटली कमीशन हुआ। मुंबई मेट्रो लाइन 3 का जो फेज़ 1 है वो कमीशन हुआ। उसके पहले पिछले साल में मुंबई मेट्रो लाइन 2 और 2 और 7 भी कमीशन हुए थे। नवी मुंबई एयरपोर्ट भी अभी कमीशन होने जा रहा है बहुत जल्दी। तो ये सारी चीज़ें जो 5 साल पहले जिस पे काम हो गया था वो आज हम उसका फल देख रहे हैं। तो वैसे भी नई गवर्नमेंट का भी इसके बाद बहुत ज़्यादा जो थ्रस्ट होगा वो इंफ्रास्ट्रक्चर पे होगा। मुंबई शहर हमें पता है कि उसमें पॉपुलेशन डेंसिटी सबसे ज़्यादा है। ये इंडिया की फाइनेंशियल कैपिटल है और ये एक ऐसी सिटी है कि जहाँ पे जिसका लैंड मास बहुत कम है बट लोगों को मोबिलिटी बहुत करनी पड़ती। तो इसमें सिटी की जो मोबिलिटी अच्छी रहे, इसके लिए जो भी नए प्रोजेक्ट करने ज़रूरी है वो इस 5 साल में होंगे और जिस पे काम अभी चल रहा है। जैसे मुंबई का इंटायर मेट्रो इंफ्रास्ट्रक्चर है, मेट्रो नेटवर्क है जो सिटी का 150 किलोमीटर से भी ज़्यादा है। अगर आप पूरा एमएमआर अप ले तो 300-350 किलोमीटर से भी ज़्यादा है। तो उस पर कुछ कॉरिडोर्स का काम हो चुका है, बाकी का काम अभी चल रहा है, तो वो अगले कुछ सालों में कंप्लीट हो गया और उसमें से कुछ 2025 में होंगे। वैसे ही एक कोस्टल रिंग रोड बनाया जा रहा है अलग अलग एजेंसी के द्वारा, तो उसमें भी उसका भी काम बहुत आगे बढ़ेगा। उसमें से कोई 2025 में कंप्लीट नहीं होगा क्योंकि उसका काम अभी चल रहा है, बट वो अगले 2-3 साल में वो भी कंप्लीट होंगे। और एयरपोर्ट की बात तो मैंने आपसे करी ली है। तो ये नए प्रोजेक्ट की तरफ लोग देख सकते हैं और 2025 में भी उसमें से कुछ पूरे हो जाएंगे। मैम, जैसे आपने समझाया था कि मेट्रो फेज़ 2 का 2A और 2B प्रोजेक्ट है, उसका टाइमलाइन के बारे में आप थोड़ा बताइए। मेट्रो लाइन 3 ये जिसको एक्वालाइन बोलते हैं, वो एक 33.5 किलोमीटर का पूरा अंडरग्राउंड कॉरिडोर है और वो आरए से लेके कप्परेड तक है। अभी पिछले ही महीने में आदरणीय प्रधानमंत्री जी के हाथ से हमारा एक फेज़ जो आरए से बीकेसी तक का था वो कंप्लीट हुआ और वो कमीशन भी हो चुका है। वो 12 किलोमीटर का है। अब 2025 में हम जो बचा हुआ 20 किलोमीटर का अंडरग्राउंड ट्रैक है जिसमें 16 अंडरग्राउंड स्टेशंस है, ये बीकेसी से लेके कप्परेड तक का,
वो पूरा होगा। वो करते समय हम उसको दो हिस्से में उसको कमीशन करेंगे। एक बीकेसी से लेके आचार्य यात्रे चौक वर्ली नाका जो है वहाँ तक का स्ट्रेच है वो फरवरी या मार्च 2025 तक, और बचा हुआ कप परेड तक का स्ट्रेच है वो जून या जुलाई में 2025 में लोगों की सेवा में लाने का हमारा विचार है, और उस तरह से हमारा काम हो रहा है। चलिए बढ़ते हैं आगे। इधर नागरिक विमानन महानिदेशालय यानी डीजीसीए ने अक्टूबर महीने का एयर ट्रैफिक डेटा जारी किया है, जिसमें जबरदस्त इजाफा देखने को मिला है। हमारे सहयोगी समीर दीक्षित के पास चलते हैं, जो बता रहे हैं कि आखिर क्या कहते हैं डीजीसीए के आंकड़े। जी समीर। इंडियन एविएशन सेक्टर में लगातार पॉजिटिव ग्रोथ दर्ज की जा रही है। एविएशन रेगुलेटर डीजीसीए के द्वारा जो आंकड़े जारी किए गए हैं उसके मुताबिक अक्टूबर 2024 में जो एयर पैसेंजर ट्रैफिक में जो ग्रोथ है वो 5.3% रही। अक्टूबर 2024 में 1.36 करोड़ पैसेंजर ट्रैफिक दर्ज किया गया, जबकि अक्टूबर 2023 पिछले साल यही आंकड़ा 1.26 करोड़ पैसेंजर ट्रैफिक था। एयरलाइंस के नज़रिए से बात करें तो सभी में एक पॉजिटिव ग्रोथ देखी गई है, लेकिन सबसे ज़्यादा दबदबा इंडिगो का रहा। इंडिगो का मार्केट शेयर 63% से ज़्यादा रहा, और अक्टूबर में इंडिगो के जरिए 86.40 लाख पैसेंजर ने अपनी मंजिल तक उड़ान भरी। एयर इंडिया की बात करें तो एयर इंडिया प्लस एयर इंडिया एक्सप्रेस जो कंबाइंड मार्केट शेयर है वो 19.4% है, और जो पैसेंजर ट्रैफिक है वो 26.48 लाख है। ठीक इसी तरीके से विस्तारा का मार्केट शेयर 9.1% रहा अक्टूबर 2024 में, और जो पैसेंजर ट्रैफिक था वो 12.43 लाख था। स्पाइस जेट धीरे धीरे अब रिवाइव कर रहा है, तो अक्टूबर 2024 में स्पाइस जेट का मार्केट शेयर 2.4% था, जबकि पैसेंजर ट्रैफिक जो स्पाइस जेट ने दर्ज किया वो 3.35 लाख था। आकाशा एयर देश की जो सबसे नई एयरलाइन जिसको कहा जाता है वो लगातार उसमें भी ग्रोथ दर्ज की जा रही है, और आकाशा एयर का जो मार्केट शेयर है वो 5.4% है, और जो पैसेंजर ट्रैफिक अक्टूबर 2024 में आकाशा ने दर्ज किया वो 6.16 लाख है। तो लगातार एयरलाइंस में पैसेंजर ट्रैफिक में बढ़ोतरी देखने को मिल रही है। इंडस्ट्री एक्सपर्ट के मुताबिक इसके पीछे दो बड़ी वजह है। एक तो लॉन्ग वीकेंड देखने में मिला है, और दूसरा जो फेस्टिव ट्रेंड है और वेडिंग सीजन है इसने काफ़ी मोमेंटम बनाया हुआ है, पुश किया है जो ग्रोथ ट्रेजेक्टरी है, और यही वजह है कि टोटलिटी में अगर देखें तो एविएशन सेक्टर में पॉजिटिव ग्रोथ बना हुआ है, और बड़ा फायदा सभी एयरलाइंस को मिल रहा है। शुक्रिया करेंगे समीर आपका इस अहम जानकारी के लिए। और अब ईटी नाउ स्वदेश की एक्सक्लूसिव खबर। डिजिटल पब्लिक इंफ्रा और ई गवर्नेंस फर्म प्रोटीन ई जीओवी टेक्नोलॉजी सरकार की पैन 2.0 प्रोजेक्ट में हिस्सा ले सकती है। क्या है पूरी खबर, हमारे सहयोगी अनुराग शाह इसके बारे में जानकारी दे रहे हैं। सरकार के द्वारा जो बड़ा ऐलान किया गया है डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर स्पेस में पैन 2.0 प्रोजेक्ट का, जिसके लिए सरकार ने 1400 करोड़ से ज़्यादा की राशि का आवंटन किया है, और ये गेम चेंजर प्रोजेक्ट होने जा रहा है, जहां पर एक सिंगल आइडेंटिटी होगी। पैन नंबर जो होगा वो आपकी सिंगल आइडेंटिटी होगी गवर्नमेंट सिस्टम के अंदर, आपकी टैक्स फाइलिंग के अंदर। इसके अंदर हमारे सूत्रों से मिली जानकारी के मुताबिक प्रोटियन ई गवर्नेंस जो है वो इसमें RFQ फाइल करने जा रहा है। हालांकि अभी भी प्रोटियन के द्वारा 75 करोड़ पैन मैनेज किए जाते हैं, नए पैन को इशू किया जाता है, वैलिडेशन किया जाता है, लेकिन जो पैन 2.0 है ये नया प्रोजेक्ट है, जिसमें बाकी कंपनियों को भी अधिकार होगा इस प्रोजेक्ट के लिए टेंडर करने का। जो नया पैन 2.0 है वहाँ पर जो पैन कार्ड इशू होगा वो QR कोड बेस्ड पैन कार्ड होगा, जिसमें आपकी जो आइडेंटिटी है उसका भी मिसयूज़ नहीं हो पाएगा। बिजनेसेस के लिए जिस तरह से पैन नंबर, टिन नंबर, टैन नंबर वगैरह अलग अलग नंबर्स होते हैं, तो एक ही आइडेंटिटी जो है वो बिजनेसेस भी यूज़ कर पाएंगे केवल पैन नंबर के जरिए ही। और दावा किया गया है कि जो पूरा प्रोसेस है वो सीमलेस होगा। अभी पैन वैलिडेशन में एरर्स वगैरह आते हैं तो उसे हटाने की बात की गई है, उसे सिंपल करने की बात की गई है, और एक ही सिस्टम पे तमाम प्रक्रिया को एक ही प्लेटफॉर्म पे लाया जाएगा पैन 2.0 प्रोजेक्ट के अंदर। शुक्रिया करेंगे अनुराग इस अहम जानकारी के लिए। और इसी के साथ वक्त हो गया एक छोटे से ब्रेक का, फौरन हाजिर होते हैं। स्वागत है आपका ब्रेक के बाद। चलिए बाजार की बात करते हैं। तो बाजार की 2 दिनों की जोरदार तेजी पर आज ब्रेक लग गया। निफ्टी 27 अंक गिरकर 24,200 के नीचे बंद हुआ।
बैंक निफ्टी भी मामूली गिरावट के साथ 52,200 के स्तर पर सपाट बंद हुआ। बाजार के एक्शन के हाई पॉइंट्स बता रहे हैं अंश भीलवार। तो निफ्टी की शुरुआत तो काफ़ी अच्छी हुई थी, लेकिन आज का अगर हम चार्ट देखें तो प्रीवियस सेशन का जो हाई था उसके आसपास ही हमें सेलिंग प्रेशर नजर आया, जिसकी वजह से निफ्टी में करेक्शन आया और निफ्टी थोड़ा फ्लैट से लेकर थोड़ा नेगेटिव क्लोज होता हुआ नजर आया। दूसरे सेक्टोरल इंडिसेस की बात करें तो स्मॉल कैप इंडेक्स में अच्छी खरीदारी दिखी, तीसरा सेशन है लगातार खरीदारी का। जबकि मिड कैप इंडेक्स की बात करें तो यहाँ पे सेम निफ्टी जैसा ही हाल नजर आया। शुरुआत में अच्छी खासी खरीदारी दिखी थी, लेकिन बाद में जैसे ही क्लोजिंग के पास में आया तब हमें सेलिंग नजर आई, जिसकी वजह से अराउंड फ्लैट लेवल क्लोज होता हुआ नजर आया। अब अगर हम सेक्टोरल इंडिसेस की बात करें तो निफ्टी आईटी इंडेक्स ने आज रिकॉर्ड हाई का स्तर छुआ है। साथ ही साथ अगर यहाँ पे हम टॉप गेनर्स देखें तो LTIMindtree और इन्फोसिस नजर आता है। इसके साथ साथ दूसरे इंडेक्स को देखें तो FMCG और मेटल इंडेक्स भी हरे निशान में बंद हुए और ये तीसरा सेशन था लगातार खरीदारी का। निफ्टी रियल्टी की बात करें तो जो 6 सेशन से लगातार खरीदारी दिखा रहा था वो आज थोड़ा फ्लैट क्लोज होता हुआ नजर आया है। अब अगर सेक्टोरल लूजर्स की बात की जाए तो यहाँ पे निफ्टी ऑटो, निफ्टी फार्मा और निफ्टी एनर्जी ने 2 सेशन की लगातार खरीदारी को यहाँ पे स्टॉप लगाते हुए नजर आए, क्योंकि तीनों ही इंडेक्स हमें लाल निशान में नजर आए हैं। तो ओवरऑल देखा जाए तो काफ़ी मिक्स सेशन रहा है। शुक्रिया करेंगे अंश आपका इस अहम जानकारी के लिए। और अब बढ़ते हैं अपने खास सेगमेंट 5 का पंच की तरफ, जहां मेरे सहयोगी जिनेह नागर आपको बताएंगे कि आखिर किन शेयरों और सेक्टर ने लगाया मार्केट में एक्शन भरा पंच। जी जिनेह। जी तो बिल्कुल बात करते हैं आज के 5 के पंच की। देखेंगे 5 ऐसे शॉक जिसमें आज हमें खबरों के दम पर और ब्रोकरेज के दम पर काफ़ी एक्शन देखने मिला। शुरुआत करेंगे वोडाफोन आइडिया से। तो कंपनी का जो बैंक गारंटी इशू था उस पर कैबिनेट ने एक मंजूरी दी है, कंपनी को अप्रूवल दिया, जिसके चलते हमें एक पॉजिटिव एक्शन दिखा आज वोडाफोन आइडिया में। दूसरा स्टॉक जो फोकस में था वो था अशोका बिल्डकॉन। कंपनी को एक बहुत बड़ा ऑर्डर मिला है NHAI की तरफ से एक कंपनी को ऑर्डर मिला, जो टोटल कीमत है वो है 1390 करोड़ का। तो करीब करीब 1400 करोड़ का बड़ा ऑर्डर, जिसके अंदर हमें पॉजिटिव एक्शन देखने मिला अशोका बिल्डकॉन में। बात करेंगे तीसरी स्टॉक की तो BHEL। ये स्टॉक भी आज हमें फोकस में देखा। कंपनी का जो कंसोर्टियम है इताची एनर्जी के साथ, उनको मिलकर एक ऑर्डर मिला है गुजरात के लिए। एक ऑर्डर है फेज़ 5 का ऑर्डर है और इसके लिए कंपनी डिज़ाइन और एग्जीक्यूट करने वाली है बाईपोल और बाई डायरेक्शनल HVDC लिंक, जिसके लिए एक बड़ा ऑर्डर मिला है BHEL के कंसोर्टियम को। बात करेंगे चौथे स्टॉक की तो ब्रोकरेज के दिन पे आज स्विगी पे हमें की इनिशिएशन रिपोर्ट नज़र आई। UBS ने इनिशिएट किया है बाई रेटिंग के साथ। जो टारगेट प्राइस है वो है 515 का। अगर हम जोमेटो से कंपेयर करें तो 35% के डिस्काउंट पे स्विगी ट्रेड कर रहा है और उनका मानना है कि ये पॉजिटिव जो ग्रोथ है, जो ग्रोथ पैरिटी है वो आगे जाके नैरो होती जाएगी, जिसकी वजह से पॉजिटिव नोट UBS की स्विगी के ऊपर। इस पर भी आज हमने करीब करीब 5% से ज़्यादा की तेज़ी देखने मिली थी इंट्राडे बेसिस पे। पांचवा स्टॉक जो फोकस में है वो है कोलगेट। मार्केट आज की तरफ से एक जेफरीज का अपग्रेड आया। कंपनी की जो रेटिंग थी होल्ड की जेफरीज ने बढ़ा के कर दी है बाय रेटिंग, और जो टारगेट प्राइस है वो 31% का अपग्रेड इन्होंने दिया था। 3570 का टारगेट प्राइस है। और ये जो मेन अपग्रेड का रीज़न है वो है जो हमें रिसेंटली देखने मिला है स्टॉक करेक्शन। काफ़ी उन्हें ऐसा लग रहा है कि डीप करेक्शन आ गया और एक अच्छी बाइंग अपॉर्चुनिटी अब बन के आ सकती है कोलगेट में। क्या करेंगे जिनेह आपका इस अहम जानकारी के लिए। बढ़ते आगे। मध्य प्रदेश में निवेश को बढ़ावा देने के लिए राज्य सरकार सभी जरूरी कदम उठा रही है। अपने ब्रिटेन दौरे में राज्य के मुख्यमंत्री मोहन यादव ने निवेशकों को कई सुविधाएं देने की बात कही। लंदन में NRI ग्रुप फ्रेंड्स ऑफ मध्य प्रदेश की ओर से आयोजित कार्यक्रम में शामिल हुए मोहन यादव ने कहा कि सरकार IT, गारमेंट समेत कई सेक्टर में कई तरह की सुविधाएं दे रही है। इंफ्रा में बेहतरी के साथ साथ राज्य सरकार ने MSME से लेकर इंडस्ट्री तक को डायरेक्ट सब्सिडी देना शुरू किया है। मुख्यमंत्री कार्यक्रम में प्रवासी समुदाय और फ्रेंड्स ऑफ MP के सदस्यों से उनकी चर्चा भी हुई। मुख्यमंत्री ने फरवरी 2025 में आयोजित होने वाले ग्लोबल इन्वेस्टर समिट के लिए निवेशकों को आमंत्रित भी किया। फॉलो कर रहा है, कैसे कैसे चक्कर खा के गिर रहे हैं लोग। आप देखो, कोई हरियाणा में मिलता, कोई महाराष्ट्र में मिलता, समझ में नहीं आता। कोई टीवी पे समाचार देखकर जूता फेंकता दिखता है, कोई EVM मशीन तो गाली बकता निकलता है कि ये हो क्या रहा है। बात सीधी समझ में आती है कि मैं पलटे नहीं पड़ रहा कि हो क्या रहा है। अब इनके भी क्या है, ये भी लोकतंत्र की ताकत है।
लोकतंत्र की ताकत में इसके रिजल्ट भी बता देते हैं। आप मशीन को खराब बताए तो कश्मीर को भूल जाए, समझ में नहीं आती, हरियाणा पकड़ रहा है और कश्मीर हाथ से जा रहा है। अभी आप बताओ, झारखंड बीजेपी हार रही है और महाराष्ट्र जीत रहे हैं, तो ये कैसे हो सकता भाई उनके हिसाब से कि वो गलत है और ये सही है? बोले तो बोले, क्या बोले? अब जो अंदर है वो तो निकलेगा, वो भी क्या करेगा? बढ़ते आगे, लंदन में रॉयल नेशनल होटल में आयोजित प्रवासी समुदाय और फ्रेंड्स ऑफ एमपी के सदस्यों से संवाद कार्यक्रम में फ्रेंड्स ऑफ मध्य प्रदेश के फाउंडर मनीष तिवारी ने क्या कहा, आइए सुनवाते हैं। So I'm Manish Tiwari and I'm the founder of Friends of Madhya Pradesh. We created it a few years back, and the event today was organized to bring the diaspora connected with Madhya Pradesh and other diaspora members as well to listen to the Chief Minister and his vision for the state. चलिए इसी के साथ स्वदेश खबर में इतना ही, दीजिए इजाजत। आप देखते रहिए ET Now स्वदेश। नमस्कार।